गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है मेरा 12वां व्लॉग, 12वां दिन। और अभी पाउस हो रखा है मेरा ना, वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। हाँ जी, तो ये था मेरा प्लान कि मैं ऐसे मिरर लगाने का सोचूं और ये करूं। वैसे तो ठीक है, अच्छा है। देखो, डिज़ाइन तो वो 3 महीने ऊपर लगा दिए थे। अभी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, जब वो आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। फिलहाल तो इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूं सौरभ वाला, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो अभी। और अभी चल रही है डेली व्लॉग की सीरीज। तो बस फिर यही चल रहा है, बाकी चलते हैं। अभी अभी उठा हूँ भाई, फ्रेश वगैरह होते हैं। सॉरी। तो जी, आज का दिन, मैं पहले आज के दिन की बात कर लेता हूँ। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा बिजी था। मैं पूरे टाइम शॉप पे था, तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने आज के दिन। तो आज के दिन मैं क्या अपलोड करूंगा जब डेली ब्लॉग की सीरीज चल रही हो। तो मेरे को ध्यान आया कि मेरा जो नेपाल का ट्रिप था वो पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। एक्चुअली कैसे मैंने वो प्लान किया था, मतलब कैसे हम तीनों ने, अनिल भैया, नरेश और मैंने प्लान किया था। क्या हमारा खर्चा आया, क्या हमारा पर डे स्पेंड होता था, क्या हमारा बजट था हर दिन का, ठीक है। और कितने किलोमीटर टोटल मैं नेपाल ट्रिप करके आया हूँ, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, काफ़ी चीज़ें। तो आज मैं इस व्लॉग में अपनी नेपाल राइड के एक्सपीरियंस, अपनी नेपाल राइड के प्लान के बारे में सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। आई विश कि तुम लोग आने वाली ट्रिप अगर नेपाल की करने वाले हो तो आई विश कि तुम लोगों की बहुत ही अच्छी जाए। और मेरी बातें सुन के जाओगे तो भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने रिस्क पे जाना, वरना बहुत ही गलत होने वाला है। कुछ सोच के जाना कि कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है। और मजाक में मत लेना ये चीज़ ना, ठीक है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला मेरे सामने टॉपिक आ जाता है। अभी मैं लिख ही रहा था, ये सब चीजें तैयारी कर रहा था मैं ना, क्योंकि सुबह से कोई रिकॉर्ड नहीं किया, मैं शॉप से अभी आया था। तो पहले हम बात कर लेते हैं बजट की। मेरा बजट कितना था। देखो, सबकी बाइक अलग होती है, ठीक है, सबका बजट अलग होता है, सबका स्पेंड अलग होता है, हर डे का पर डे स्पेंड अलग होता है, सबका पेट्रोल अलग लगता है, बाइक की माइलेज अलग होती है, बहुत चीजें होती है। उस हिसाब से एक बजट डिसाइड होता है हर एक बंदे का, ठीक है। तो मेरी बाइक है कॉन्टिनेंटल GT 650, जिसकी माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। और अगर 20 की माइलेज दे रही है वो, और 200 किलोमीटर वो 10 लीटर में जा रही है, तो मेरे 1000 रुपए पेट्रोल के हो गए पर दिन के, ठीक है। चाहे मैं उसमें जाऊं 200 किलोमीटर या मैं उसमें 400 किलोमीटर जाऊं, वो स्पेंड करता है उस पेट्रोल पे। अगर मैं 200 किलोमीटर जाता हूं तो मेरा लगभग 1000 रुपए का तेल लग जाता है एक दिन में। और अगर मैं इसको जितना बढ़ाता रहूंगा उतने ही मेरा स्पेंड भरता रहेगा पर 1000 रुपए। अब मेरी बाइक 20 की माइलेज देती है, 10 लीटर उसमें फ्यूल आता है, तो टोटल वो चलेगी 200 किलोमीटर, क्योंकि फ्यूल टैंक जो है उसका 10 लीटर है। अब मैं उसे 2 बार फुल कराऊं, 3 बार फुल कराऊं, ये मेरा पर्सनल स्पेंड होगा पूरे दिन का, ठीक है। तो ऐसे बजट एक डिसाइड होता है। मेरा बजट था कॉन्टिनेंटल GT को लेके 22,000 रुपए का, मतलब 22,000 रुपीज में मेरे को नेपाल ट्रिप करनी थी अपनी। लगभग 20 का था पहले तो, पर वो 2,000 रुपए मैं कैश लेके गया था, जैसे मैंने लूसी के व्लॉग में बोला था। अगर आप लोगों ने उसका व्लॉग नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ होगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। हाँ, तो मेरा जो बजट था वो मेरा बजट था 20,000 रुपए का, जिसमें 2,000 रुपए मैं कैश लेके गया था, बाकी सब मेरे अकाउंट में थे 20 के 20। तो 22,000 रुपए मेरा बजट था। उसमें मेरे को रहना, खाना, फ्यूल और बाइक की मेंटेनेंस और अपने कपड़े, तो वो तो डिपेंड करता है मौसम के हिसाब से, ठीक है। और मेडिकल वगैरह कुछ भी इशू होता है तो वो सब चीजें मेरे को सब चीज देखनी थी। इतना सब इतने से प्राइस में तुम लोग कहोगे कि कैसे ये सब कैसे पॉसिबल है। मैं तुम्हें बताता हूँ पॉसिबल कैसे। जब तुम अपने आप को जानते हो अच्छे से तो तुम्हें पता है तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना है। अगर तुम बाइक को पूरी प्रिपेयर लेके चल रहे हो कि बाइक की मेरी सर्विस कंप्लीट है, मेरी बाइक की मेंटेनेंस पूरी कंप्लीट है, मेरी बाइक वन पीस है, पूरा पूरा कंप्लीट है, चुम्बेश्वर है मेरी बाइक, तो तुम्हें पता है एक्चुअली में कोई खर्चा नहीं होना, सिर्फ फ्यूल का खर्चा होना है। वही मैं सोच के चला था, क्योंकि मेरी बाइक ज्यादा पुरानी है नहीं, 1 साल हुआ है उसको लिए हुए। उसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई है अभी तक, सेकंड सर्विस भी नहीं हुई है उसकी अभी तक। तो मेरे को पता था कि मेरी बाइक इश्यू नहीं देगी, पर एक मैं बैकअप प्लान लेके चल रहा था अपने साथ। मैं ये चीज हर बार करता हूँ, तो तुम लोग भी करना भाई, एक बैकअप प्लान होना चाहिए आप लोगों के पास कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। प्लस मेरी बाइक ट्यूबलेस नहीं है, तो उसका भी मेरे पास बैकअप प्लान था कि अगर मेरी जिस टाइम मेरी बाइक पंचर होती है उसी टाइम मैं उसमें एक नई ट्यूब डलवा लूंगा, और दूसरी ट्यूब मैं अपने पास बैकअप के लिए रखूंगा, ठीक है। और इन्फ्लेटर भी था हमारे पास, सब चीज होती है एक राइडर्स के पास, ये सिर्फ राइडर के लिए है वीडियो,
तो 22,000 रुपये मेरा बजट था, उसमें मेरे को फ्यूल निकालना था और मेरी बाइक टोटल चली थी 3640 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर का हमने एक राइड कंप्लीट करी है। तो हमारा पहले दिन का प्लान था कि हम पहले दिन में मारेंगे दिल्ली टू रक्सोल। रक्सोल ये प्लान था अनिल भैया का, उन्हें पूरा पूरा कंप्लीट करना था। सॉरी अनिल भैया, मेरे चक्कर में और नरेश भाई के चक्कर में, चलो मेरे चक्कर में मैं लखनऊ रुका, मेरे चक्कर में हम ये चीज नहीं कर पाए, पर नेक्स्ट टाइम पक्का। तो हमारा जो प्लान था वो प्लान था कि दिल्ली से सीधा रक्सोल, रक्सोल से दमन, दमन से काठमांडू, थमिल, थमिल से पोखरा, पोखरा से लोअर मस्तांग। अगर तुम लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो इस 3500 किलोमीटर में मैं फ्यूल का हिसाब लगा लूं तो 1000 रुपए पर लीटर तेल है। इंडिया में ही है भाई, नहीं 1000 रुपए पर लीटर कह रहा, 100 रुपए पर लीटर तेल है, वो इंडिया में है। नेपाल में 183 रुपीज लीटर था। काठमांडू में जो मेरा पहला फ्यूल अप हुआ था, तो उस हिसाब से मेरा फ्यूल में जो इन्वेस्ट हुआ है, पेट्रोल का खर्चा, वो हुआ है लगभग 18,000 रुपए। सिर्फ फ्यूल का खर्चा जो 3600 किलोमीटर मैंने चलाया उसको लेके, ठीक है। 3600 के हिसाब से डिवाइड कर लो ना, उसका आधा कर लो। 3600 का आधा कितना हुआ? 18 36, तो लगभग 18,000 का मेरा तेल लगा है, जो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ अभी फिलहाल। पूरा कंप्लीट मैंने ये किया नहीं है अभी तक, मैं टोटल करना वो सब नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। तो ये था मेरा पेट्रोल का खर्चा। इसके बाद जो बचता है मेरा वो रहना, खाना, घूमना, टिकट, बंसार और तुम्हारा परमिट, लोअर मस्तांग के लिए परमिट लगता है जो 1000 रुपए का है, और आईडी ओरिजिनल लेके जाना, वरना तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक चीज ओरिजिनल होनी चाहिए तुम्हारे पास, आरसी, उसके साथ लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन चारों चीजों में से एक चीज ओरिजिनल होनी चाहिए आप लोगों के पास, वरना आप लोगों को परमिट नहीं मिलेगा नेपाल लोअर मस्तांग का, ठीक है। आरसी तो नकली हो, ओरिजिनल हो, कैसी भी हो, डुप्लीकेट मतलब कॉपी हो, कैसी भी चलेगी आरसी, पर उस डुप्लीकेट के साथ एक चीज, मतलब 4 में से कोई भी एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसमें से कुछ भी चीज एक ओरिजिनल लेके जाना, या तो बाइक की आरसी ओरिजिनल ले जाना, बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी लेके जा सकते हो आप। और फोटो लेके जानी है आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, जो परमिट में लगेगी, पर तुम एक्स्ट्रा लेके जाना अगर तुम कहीं और भी जा रहे हो, तो हर जगह के लिए अलग अलग परमिट है। हम लोअर मस्तांग गए थे, तो लोअर मस्तांग में हमारा 1000 रुपए का परमिट लगा था। और ये ट्रिप थी मेरी, वैसे कैलकुलेट करने पे जो ट्रिप आई थी हमारी, वो ट्रिप आई थी 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 9 दिन की, 9 से 10 दिन की ट्रिप थी हमारी, जिसमें हमें नेपाल लोअर मस्तांग वापसी आ जाना था। मतलब दिल्ली से रक्सोल, रक्सोल से दमन, दमन से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, पोखरा से लोअर मस्तांग, लोअर मस्तांग से वापसी पोखरा में आए नहीं। पोखरा के बाद हम बुटवल चले गए थे, बुटवल से बनवासा, बनवासा से फिर अपने इंडिया में, फिर नैनीताल, फिर ऐसे करके हमें घर आना था। पर बहुत ही ज्यादा सीन हुए, मैंने बोला यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट। बहुत ही खूबसूरत है नेपाल, आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो आप लोग जा सकते हो। प्रिपरेशन बहुत ज्यादा रखना, और जेरी कैन जरूर रखना। जिसके पास जेरी कैन नहीं है भाई मत जाओ, क्योंकि एक टाइम के बाद जब तुम लोअर मस्तांग करोगे तो वहां पे पेट्रोल पंप है, एक डिस्टेंस के बाद लगभग 80 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है, पर उस पेट्रोल पंप पे तुम्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल मिल जाएगा, पर पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर तुम लोग बाइक पे जा रहे हो तो। और कोशिश करना कि तुम बाइक पे जाओ मत अगर तुम्हारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लॉन्ग टाइम वाला। मतलब जैसे मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं स्कूल टाइम से बाइक चलाता आ रहा हूँ, मेरे को मैकेनिकल अच्छी नॉलेज है, ठीक है, मेरे को पता चल जाता है कि क्या कब बाइक क्या मांग रही है, ठीक है, ये मेरे अंदर है पहले से, बचपन से। तो ये चीज प्रिपरेशन करके जाना भाई, सब चीज तुम्हें आनी चाहिए। क्लच वायर लगाना, एक्सीलेटर वायर लगाना, लगभग पंचर लगाना भी तुम्हें आना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, पर तुम्हें लगाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोअर मस्तांग से वापसी आ रहे थे तो लखनऊ से कुछ हमें बंदे मिले थे, जो शायद मैंने व्लॉग में लिए पता नहीं, पर अनिल भैया ने लिए होंगे, आप लोग चेक कर सकते हो अनिल भैया का अकाउंट, अनिल सिसोदिया करके व्लॉगिंग चैनल है भैया का, ठीक है। वहां पे लखनऊ के बंदे मिले और उनकी थंडरबर्ड 350 पंचर हो गया था उनका पिछला टायर, और पंचर वाले ने जो अमाउंट मांगा है ना, वो दिमाग फट जाएगा सुन के। 5,000 रुपए नेपाली, उसमें भी 3 घंटे जाना 3 घंटे आना, फिर 3 घंटे जाना फिर 3 घंटे आना, क्योंकि उस 250 किलोमीटर पे कोई पंचर वाला नहीं था। नीचे से पंचर वाला आता, वो पंचर लगाता, फिर उस पंचर वाले को छोड़ के आते वापसी, तब जाके इतना सब झंझट होने वाला था। तो उसने पहले ही बोला था पंचर वाले ने कि भैया आप ही लेने जाओगे, आप ही छोड़ने आओगे, और 5,000 रुपए नेपाली लूंगा एक पंचर के, और अगर 2 पंचर हुए इसमें तो 10,000 नेपाली, बहुत ज्यादा होता है अमाउंट। तो ठीक है, पंचर लगाना भी आना चाहिए आप लोगों को अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो। और रेंटल बाइक अगर आप लेते हो तो रेंटल बाइक आपको
पोखरा में मिल जाएगी 3,000 रुपए पर डे। पर मैं कहूंगा तो रेंटल बाइक ले लो एक टाइम के लिए, क्योंकि अगर नेपाल की बाइक है, नेपाल में ही अगर कुछ होता है तो कोई इशू नहीं है, और अगर तुम यहाँ से लेके जाते हो तो बहुत ही ज्यादा इशू बढ़ सकता है, ठीक है। और जो मेरा बजट था वो मेरा 22,000 का था। बजट के बाद अब बात कर लेते हैं। 22,000 का बजट मैंने बता दिया। 18,000 रुपए का लगभग तेल, और कितने बचे, 22 4 वैसे लगा नहीं है मेरा, 22 मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद रहना खाना सब देखना था मेरा। तो मेरा टोटल जो आया था अमाउंट वो 28,000 आया। तो बजट का ये है कि 28,000 में हुई है मेरी ट्रिप नेपाल की, जो मैं 22 लगा के चल रहा था। फालतू खर्चा हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है भाई पेट्रोल। भाई पेट्रोल का ऐसा सीन है भाई, पेट्रोल अलग स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग प्राइस होता है। तो इंडिया में भाई लगभग 100 रुपए लीटर है पेट्रोल। हाईएस्ट 110 है मेरे ख्याल से। मुंबई में शायद 110 है, या महाराष्ट्र में 110 है, पता नहीं, है तो 110, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी कहाँ पे। तो पेट्रोल का सीन ऐसा है भाई, नेपाल में 183 रुपीज है पेट्रोल पर लीटर। ये मेरा पेट्रोल का बजट था। और तुम्हें जो मैंने बताया लोअर मस्तांग करते हुए पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा भाई, वहां पे पेट्रोल लोकल बंदों के पास मिलेगा, जो तुम्हें देंगे 220 रुपए पर लीटर पेट्रोल गाइस। तो अपने पास कैरी करना, जितना कैश हो पाए उतना ज्यादा कैरी करना, और पुलिस वालों से बच के ना छुपा के रखना वो कैश। तो इतना ज्यादा कैश करना भी कैरी क्राइम है, तो थोड़ा बचा के रखना अपने पास कैश ना। तो पेट्रोल तो देखो कोई ज्यादा इशू नहीं है, हर जगह पेट्रोल मिल जाता है। नेपाल बहुत ही सुंदर जगह है भाई, और सिटी में स्टेट में तो पेट्रोल मिल जाता है, इतना कोई इशू नहीं है। पर जहां तुम पहाड़ों पे जाते हो ना, वहां थोड़ा कम हो जाता है पेट्रोल पंप मिलना, और इतनी हाइट पे पेट्रोल मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई वो 220 रुपए लीटर उस टाइम पे सच में वो वर्थ इट है भाई। मेरे को तो कुछ बुरा नहीं लगा 220 रुपए देते हुए, क्योंकि मेरी बाइक इंडिया आनी थी वापसी, और मेरे को लानी थी भाई। ऑफ कोर्स मैं धक्का मार के नहीं ला सकता था, मेरे पास कैरी बैग भी था, सब चीज थी। तो 5 लीटर लगभग मैंने तेल लिया था, जो मेरे को 1100 रुपए का पड़ा था। अब कर लेते हैं तीसरे पार्ट की बात। तीसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, पर डे रूम। तो भाई पर डे रूम की बात कर लेते हैं हम। पर डे रूम का खर्चा हमारे को आया है, मैं बताऊं, पर डे रूम का खर्चा हमारे को आया क्योंकि हम 3 जने थे। 3 जनों में वो खर्चा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और तीनों जगह पे ऐसा है कि नेपाली रुपीज यहाँ के 1000 है तो वहां के 1600 है, ठीक है। तो अगर तुम्हें 1600 रुपए का कहीं पे रूम मिल रहा है, तो वो इंडिया के हिसाब से वो 1000 रुपए का, 1000 रुपए में 3 जनों में डिवाइड करो, 332 हुआ, 330 लगा लो, 330 रुपए पर बंदा एक रात के लिए रूम, जिसमें वाईफाई है और बेड है बस। खाना पीना नहीं था उसमें, ठीक है, खाना पीना अलग था, फूड वगैरह का अलग था। तो 330 रुपए भाई बुरा नहीं है पर डे रूम का। अगर तुम ग्रुप में जा रहे हो तो सस्ती ट्रिप पड़ जाती है, सिंगल बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। सिंगल बंदा नेपाली 1500 देगा ना भाई, उसे कैश पता कितना ज्यादा कैरी करना पड़ेगा उसे। लगभग नेपाल राइड के लिए उसे करने पड़ेगा 50,000 रुपए। हमारा बजट, हमारा टोटल यही बैठा है भाई, क्योंकि सबकी बाइक अलग थी। नरेश जी का सबसे कम पेट्रोल लगा, क्योंकि उनकी एक्सपल्स 200 थी, उनकी माइलेज थी 45 की। भैया की थी 30 की माइलेज, मेरी है 20 की माइलेज, ज्यादा से ज्यादा 22 की माइलेज। तो सबका अलग अलग बैठा हुआ। पर डे रूम ठीक है, अच्छा रूम मिल जाता है वहां पे। हमें बस रूम की दिक्कत जहां हुई है ना, वो रूम की दिक्कत हुई है लोअर मस्तांग के टाइम पे, सब दिक्कतें वही हुई है। उसके अलावा नीचे सारे रूम अच्छे थे, सब 1500 1000 1500 1000 1500 1000, ठीक है, इतना ही स्पेंड पड़ा है। रूम में ज्यादा खर्चा नहीं है। और चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट पे क्या है हमारे पास, एक सेकेंड। चौथे पॉइंट की बात कर ले, फूड की। भाई देखो, 3 टाइप के ट्रिप होती है बंदों की, ठीक है। 3 टाइप की ट्रिप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रिप होती है कपल ट्रिप, जिसमें लड़कियां सब मिक्स जाती हैं, ठीक है। वो ग्रुप में जाते हैं, मिक्स जाते हैं, और उनकी फरमाइशें अलग अलग होती है, कि जैसे किसी को ग्रिल सैंडविच, किसी को पास्ता, किसी को पिज्जा, किसी को हॉट चॉकलेट, किसी को कैपेचिनो, किसी को कोल्ड कॉफी, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और जब लौंडे जाते हैं, लोंडो का ये दूसरे बंदे हैं, जब लौंडे जाते हैं ट्रिप पे, तो वो खाते हैं आलू का पराठा मैगी, आलू का पराठा मैगी, आलू का पराठा मैगी, दाल चावल, आलू का पराठा मैगी, ये करते हैं। और तीसरे वो बंदे होते हैं जो भाई बाइक पर ट्रेवल करते हैं, उन्हें पता है कि हमें अपनी ट्रिप कम से कम पैसों में करनी है और अच्छे से करनी है। और जब हम बाइक पे होते हैं ना गाइस, तब हमें ना खाने का पता चलता है, ना हमें भूख का पता चलता है, ना प्यास का पता चलता है, ना किसी चीज का, ठीक है। बस हम उस टाइम बाइक पे होते हैं और हमारे पास एक डेस्टिनेशन होती है 300-400 किलोमीटर की, जो हमें कंप्लीट करनी होती है। उसके बीच में हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो हमें पता चलता है जब हम रुकते हैं, जब हमारा पेट बिल्कुल यूं हो जाता है कि अब तो दे दे भाई, अब तो मारेगा क्या, अब तो दे दे पेट में कुछ। तो ऐसे टाइम पे हम खाते हैं। तो हमारा फूड का सबसे कम होता है। फूड का क्यों कम होता है, क्योंकि हम कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, कभी हम लंच मिस कर देते हैं,
कभी हम डिनर मिस कर देते, डिनर तो नहीं, डिनर नहीं किया हमने कभी भी मिस, पर हमने लंच और ब्रेकफास्ट को मिस किया है। और ब्रेकफास्ट तो ऑनेस्टली सच बताऊं तो हर बारी ब्रेकफास्ट मिस होता है हमारा। क्यों? क्योंकि सुबह उठते हमें अपना व्लॉग देखना होता है, व्लॉग स्टार्ट करना होता है, पैकिंग स्टार्ट करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर एक जो डेस्टिनेशन होती है ना भाई, और 300 किलोमीटर हमें लगता है भाई शिट ब्रो, यहीं पे 10 बज गए और अभी हमें 300 किलोमीटर ट्रेवल करना, तो हम रात में 10 बजे ही पहुंचेंगे वहां, मतलब बहुत ज्यादा चक्कर पड़ जाता है। तो हम लगभग ब्रेकफास्ट हर ट्रिप में मिस करते हैं। तो हमारा खाने का बहुत ही सस्ता पड़ता है। खाने का मैं बताऊं, हमारा खाने का ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 दिन का खाने का, 15 दिन खाने का ना 15,000 बिल नहीं आया। 15,000 छोड़ो, 10,000 बिल नहीं आया होगा हमारा, गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, 10,000 रुपए बिल नहीं आया होगा हमारा 15 दिन खाने का। तो सोच रहे हो कितना कितना कम खाया हमने, बहुत ही कम खाते हैं हम। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, ऑफकोर्स हमें ज्यादा खाना चाहिए, पर हम खा नहीं पाते, पता नहीं क्यों, क्योंकि आलस आ रहा होता है शायद, मे भी मेरे ख्याल से। तो यही कुछ बातें हमारी राइडर्स को लेके और नॉर्मल बंदों को लेके। देखो नॉर्मल बंदा जाएगा तो उसका ऑफकोर्स उसको ज्यादा पड़ना है। एक राइडर वही होता है जो कम से कम बजट में अपनी एक अच्छी सी ऑनेस्टली ट्रिप करके आए और आप लोगों को रिव्यू दे। ठीक है, आगे जाके मेरी और भी ट्रिप होनी है, मैं अभी बहुत ज्यादा ट्रिप्स प्लान कर रहा हूँ। शायद मैं अभी जो प्लान करी थी उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, वो बस थोड़ा फैमिली इशू है इस चक्कर में, वरना मैं चाहूँ तो मैं कल निकल जाऊँ बाइक लेके और गायब ब्रो। पर मैं अभी जा नहीं रहा क्योंकि अभी सर्दियाँ चली, मेरे को सर्दियों में ऊपर जाके क्या फायदा है ना, पहाड़ों पे यही सर्दी है, ऊपर जाके क्या करेंगे। नीचे जाने का प्लान था IBW, पर मेरे चोट लग गई थी, इस चक्कर में मैं IBW नहीं जा पाया अनिल भैया के साथ। अनिल भैया IBW जा रहे हैं, अगर तुम्हें देखना है उनका चैनल तो नीचे दिए हुए लिंक से आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। IBW गए हुए हैं भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। और बस फिलहाल यही है यार, नेपाल ट्रिप बहुत ही ब्यूटीफुल रही। कहीं कहीं पे लोग बहुत ज्यादा अच्छे थे, कहीं कहीं पे कुछ लोग बहुत ही बेकार थे, मिक्सअप था, जैसा यहाँ पे वैसा ही था। कहीं कहीं हिंदी आती है लोगों को, जैसे यहाँ पे कहीं कहीं इंग्लिश आती है, कहीं कहीं नहीं आती है। वहाँ पे कहीं कहीं वहाँ ज्यादातर नेपाली आती है, कहीं कहीं हिंदी आती है, और मिक्सअप भी है। खाने में देखो, खाने में मैं तुम्हें बताऊं, खाने में तुम्हें फरमाइशें नहीं मिलेगी भाई, जहां हम गए थे वहां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने ज्यादातर अपनी इस पूरी ट्रिप में 15 दिन हमने ज्यादातर चावल खाए, शायद हमने 2 दिन ही रोटी खाई थी। उसके अलावा फरमाइशें नहीं कर सकते हम वहां पे, क्योंकि हमारा एक बजट है भाई। अब उस बजट से हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं, वहां पैसे कैसे आएंगे कैसे नहीं, और बहुत चीजें हुई थी हमारे साथ। वो सब चीजें तुम्हें इस लिंक पे क्लिक करने के बाद पता चलेगी, तो जाके देखो गाइस। और अब इससे ज्यादा बातें नहीं करते, अभी टाइम काफी हो गया यार, इससे ज्यादा बातें नहीं करते। तो इस व्लॉग के लिए इतना लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का, अपना बाय बाय। और सीन ऐसा है भाई, मैं कहीं जा भी सकता था, मैं कुछ कर भी सकता था, पर मेरे को लगा कि ये चीज तुम लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है ट्रिप करे हुए।